हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू इंजीनियरिंग विद रजनीश। यहाँ पर हम एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी टॉपिक होगा। पिछले लेक्चर में हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन को कवर किया था। कुछ क्वेश्चन उसके रिमेनिंग थे, आज उसको करेंगे। उसके बाद होगा एंट्रोपी चैप्टर। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कार्नोट इंजन वर्क अंडर टेम्परेचर T1 and T2 and the second Carnot engine work under T2 and T3. Which of the following is true for the above mentioned Carnot engine for the same work output? आपको यहाँ पे क्या देखना है, सेम वर्क आउटपुट। दो कार्नोट इंजन है, E1 है, E2 है। यहाँ पे T1 है, इन दोनों बीच का टेम्परेचर T2 है और ये T3 है। अब ये क्या कह रहा है कि कंडीशन क्या होगी जब सेम वर्क आउटपुट है। हमने आपको बताया था सेम वर्क के लिए जब वर्क हमारा क्या हो, सेम हो, उसके लिए कंडीशन क्या है, T2 इक्वल टू T1 प्लस T3/2। ये कंडीशन थी। अगर इस कंडीशन को हम इसमें देखें किसमें सेटिस्फाई होगा, आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। अब देखो, जब इफिशियंसी सेम हो, इफिशियंसी दोनों इंजन की सेम हो, तब क्या होगा, T2 इक्वल टू अंडर रोड T1 इंटू T3। एक तो कौन सा केस है, जब उसकी इफिशियंसी सेम हो, ये जब वर्क सेम हो उसका। द हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस इन कार्नोट साइकिल एट, कार्नोट साइकिल में हीट ट्रांसफर कैसे होता है। देखो, जो हमारा कार्नोट साइकिल होता है उसमें क्या होता है, दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, दो आइसोथर्मल होता है एंड टू क्या होता है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एडिया तो क्या होता है, एडियाबैटिक, दो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। जो उसमें हीट का एडिशन और रिजेक्शन होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस पे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन पे होगा हीट का रिजेक्शन। अगर यहीं पे हीट एडिशन पूछता तब आंसर क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एन इन्वेंटर एन इन्वेंटर सेज, कोई इन्वेंटर कहता है, ही हैज इन्वेंटेड एन इंजन विच रिजेक्ट 20% ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। यानी कि जो Q1 हीट एब्जॉर्ब किया है उसका 20% रिजेक्ट कर रहा है फ्रॉम द सोर्स एंड द इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 2000 and 500 केल्विन। व्हाट काइंड ऑफ इट इंजन इट इज। कोई इंजन है, यहाँ पे हमने मान लिया Q1 एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, 100 किलो जूल। अब Q2 रिजेक्ट कितना कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है 20% ऑफ हीट एब्जॉर्ब। जितना हीट एब्जॉर्ब किया है उसका 20% रिजेक्ट कर रहा है। तो 20% इसका क्या हो जाएगा, 20 किलो जूल। यहाँ से वर्क आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 80 किलो जूल। अब इसकी इफिशियंसी, एक्चुअल इफिशियंसी निकालें। एक्चुअल इफिशियंसी क्या होगी, W अपान क्यू इनपुट। W की वैल्यू कितनी है, 80/100। एक्चुअल इफिशियंसी आ गई 80%, इफिशियंसी ऑफ एक्चुअल। अब यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर लिमिट्स हमें कौन सी इफिशियंसी मिलती है, मैक्सिमम इफिशियंसी या रिवर्सिबल इफिशियंसी। मैक्सिमम बोले या इसे हम क्या बोले, रिवर्सिबल। तो ये क्या हो जाएगा, टी हायर माइनस टी लोअर बाई टी हायर। टी हायर कितना है यहाँ पे, 2000 माइनस 500 डिवाइड 2000, ये आपका आ जाएगा 1500 डिवाइड 2000 इंटू 100।
तो ये आपका जो रिवर्सिबल मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है, ये आ रही है 75%। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, हमारी जो एक्चुअल एफिशिएंसी है 80% है, बट जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है इंजन की कितना है, 75% है। तो यहाँ पे हमारा इंजन क्या होगा, ये इम्पॉसिबल इंजन होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी मिल सकती है, 75%, बट इन्वेंटर क्लेम कितना कर रहा है, 80%। ऐसा इम्पॉसिबल है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 53 का डी। फॉर विच टाइप ऑफ इंजन कार्नाट साइकिल हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी, इरिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। किस इंजन के पास कार्नाट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है? वो होगा आपका, कौन सा इंजन होता है, रिवर्सिबल के लिए ही मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। आंसर क्या हो जाएगा, 54 का सी। टू हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर 2000 केल्विन एंड टी केल्विन, एंड सेकेंड इंजन जो है हमारा वो किस पे ऑपरेट कर रहा है, टी केल्विन एंड 1500 केल्विन, 500 केल्विन रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इंटरमीडिएट टेम्परेचर इफ द एफिशिएंसी ऑफ बोथ साइकिल इज सेम? कंडीशन क्या है, इफिशियंसी क्या दोनों की सेम, इफिशियंसी ऑफ वन एंड इफिशियंसी ऑफ टू। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए हमने यहाँ पे T1 की वैल्यू कितना दिया है, 2000 केल्विन। T2 की वैल्यू क्या दिया है, T3 की वैल्यू क्या है, 500 केल्विन। इफिशियंसी सेम है, इसके लिए हमने T2 टेम्परेचर के लिए कौन सा फार्मूला बताया है, T1 इंटू T3। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, T1 की वैल्यू क्या है, 2000 इंटू 500, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 100 केल्विन आ जाएगा। तो T2 हमारा कितना टेम्परेचर होगा, 100 केल्विन। एन इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स 900 केल्विन टू केल्विन। T2 इंजन 1 ऑपरेट है जो किस किस टेम्परेचर के बीच में कर रहा है, यहाँ पे है 900 केल्विन, यहाँ क्या है, ये T2 है। एंड द अनदर बिटवीन T2 एंड 400 केल्विन, जो हमारा दूसरा इंजन है ये इस टेम्परेचर और 400 केल्विन इसके बीच में ऑपरेट कर रहा है। कह रहा फॉर बोथ इक्वली इफिशियंट, दोनों इंजन क्या है, इक्वली इफिशियंट है। देन द वैल्यू ऑफ T2, अगर दोनों की इफिशियंसी बराबर है, इंजन की इफिशियंसी 1 इक्वल टू इफिशियंसी 2, तो कंडीशन हमने क्या बताया, T2 इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T3 रख देते हैं। T1 क्या है 900, T3 क्या है 400, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 केल्विन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। इफ ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 1800 केल्विन एंड 1000 केल्विन, व्हाट विल बी द लोवेस्ट हीट रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ द इंजन। देखो यहाँ पे क्या दिया है, T1 की वैल्यू दिया है 1800 केल्विन, T2 की वैल्यू दिया है 1000 केल्विन। यहाँ से हम पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टी हायर टी लोअर बाई टी हायर, तो क्या हो जाएगा 1800 माइनस 1000 डिवाइडेड 1800। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 800 डिवाइडेड 1800, 4/9। इफिशियंसी क्या आ गई इसकी, 4/9। अब क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द लोवेस्ट हीट रिजेक्शन, यानी कि Q2 की वैल्यू पूछा है पर किलो वाट नेट आउटपुट, यानी कि W की वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे W की वैल्यू कितना दिया है, 1 किलो वाट। ये पर किलो वाट का मतलब ये है, यहाँ पे क्या दिया है, W की वैल्यू कितना है, 1 किलो वाट। यहाँ पे Q2 दिया है, बट हम इफिशियंसी से Q1 निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है इफिशियंसी इक्वल टू क्या होती है, W आउटपुट अपॉन Q इनपुट। यहाँ पे हमारा W आउटपुट क्या है, 1 किलो वाट है। Q हमें क्या है, कैलकुलेट करना है Q1। अब बट ये इफिशियंसी किसके इक्वल है, 4/9 के। 1/Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/9। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/4। बट
क्या पूछा है यहाँ पे Q2। अब हमें पता है कि जो Q1 इक्वल टू क्या होता है, Q2 प्लस W। तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 माइनस W। यहाँ से हम Q2 को देख लेते हैं। जो हीट रिजेक्टेड है, हीट रिजेक्टेड क्या होगा, 9/4 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1.25 किलोवाट। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हीट होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। बस आपको सिंपल क्या करना है, इफिशियंसी कैलकुलेट करना है, फिर उसी इफिशियंसी को आपको हीट और वर्क के टर्म में के इफिशियंसी के इक्वल दिखा देना है। फिर वहां से Q1 आएगा, फिर आप Q2 निकाल लेंगे। Which of the following statement is true about an engine having efficiency 60% working under a temperature of 1000 Kelvin and 540 Kelvin। कोई इंजन की इफिशियंसी गिवन है ऑलरेडी, कितना दिया है, 60%। यही इंजन की क्या होगी, मैक्सिमम इफिशियंसी होगी। सॉरी, ये इंजन की क्या होगी, ये इफिशियंसी इंजन की दी है ऑलरेडी, बट यहाँ पे हमें मैक्सिमम इफिशियंसी निकालना है। वो किससे आएगा, टेम्परेचर लिमिट से आएगा हमारा। रिवर्सिबल इफिशियंसी जो होगी उसके लिए क्या होगा, टी हायर माइनस टी लोअर अपन टी हायर। टी हायर कितना है, 1000 केल्विन, माइनस टी लोअर कितना है, 540 डिवाइड है 1000। तो ये आ जाएगा आपका 560 डिवाइड 1000 इंटू 100। तो ये जो आपकी रिवर्सिबल इफिशियंसी आई या मैक्सिमम इफिशियंसी आई, ये कितना आई, 56%। बट यहाँ पे इंजन की इफिशियंसी कितना दिया हुआ है, 60%। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी इंजन की इफिशियंसी जो है उसके रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी से मैक्सिमम हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे, इट इज ए हाइपोथेटिकल साइकिल, इट इज ए हाइपोथेटिकल इंजन। टू रिवर्सिबल इंजन आर वर्किंग अंडर सेम टेम्परेचर रेंज। दो रिवर्सिबल इंजन है वो सेम टेम्परेचर रेंज पे वर्क कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। जब दो टेम्परेचर हैं तो उनकी इफिशियंसी क्या होगी, सेम होगी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इफ द रेशियो ऑफ द टू लोअर if the ratio of the lower to the higher absolute temperature is 5/6, यहाँ पे दिया है लोअर एंड हायर का जो टेम्परेचर रेशियो क्या दिया है, 5/6। व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। हमें पता है कि कार्नोट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है, 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 1 माइनस 5/6 सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 1/6। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन की कितनी आ गई, 1/6। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब ये हमारा क्या है, एंट्रोपी है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, एंट्रोपी है। यहाँ पर हम एंट्रोपी के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एंट्रोपी का, चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन। एंट्रोपी का चेंज किस पे डिपेंड करता है, देखो एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, आप यहाँ पे कह सकेंगे कि हीट और टेम्परेचर दोनों पे। बट देखो एंट्रोपी में जो डिफरेंस यहाँ पे देखा जाता है वो किसकी वजह से, मेनली क्या, हीट की वजह से है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इस टेम्परेचर की वजह से इस हीट में चेंज होता है। इसलिए हमारा जो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, चेंज ऑफ हीट। द रिलेशन टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर टी holds good in case of irreversible process only, does not depend on the irreversibility or irreversibility all real processes, reversible processes only। ये किसके लिए वैलिड है, ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। which of the following expressions gives the entropy change in an isobaric heating process from T1 to T2। कह रहा है कि किसके लिए, आइसोबारिक के लिए, यानी कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो। हमें पता है डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, एम सी पी
ln T2 by T1 माइनस R mr ln P2 by P1। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो ये टर्म में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इफिशियंसी के लिए फार्मूला क्या क्या इफिशियंसी नहीं, एंट्रोपी के लिए फार्मूला क्या होगा हमारा, एम सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये असरसर रीजन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ ए हॉट मेटल बॉल इज क्वेंच्ड इन ए लिक्विड ऑफ लो टेम्परेचर, heat transfer will takes place from metal ball to liquid and not in reverse direction। मीन्स ये सही है, क्यों, क्यों हीट जो है हायर हायर टेम्परेचर से किसके तरफ फ्लो करेगी, लो टेम्परेचर की तरफ, बट इसका रिवर्स तो होगा नहीं। आंसर आप असर्शन क्या है, सही है। रीजन क्या है, हीट ट्रांसफर प्रोसेस फ्रॉम हॉट metal ball to liquid at low temperature compiles with the increase of entropy principle। सही बात है, that is entropy generation greater than or equal to zero and the reverse process does not। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हमारा assertion और रीजन दोनों क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। the latent heat of evaporation of water at 100 degree Celsius associated with the evaporation is 2560 किलो जूल पर केजी। व्हाट इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी। देखो यहाँ पे लेटेंट हीट दिया है कितना, 2560 किलो जूल पर केजी, एंड टेम्परेचर कितना दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। अब पूछ रहा है एंट्रोपी क्या होगा। जब लेटेंट हीट दिया होता है, वैसे हमारे एंट्रोपी क्या होती है, डी क्यू ओवर टी। यहाँ पे हीट क्या है, लेटेंट हीट के टर्म में है, तो क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट डिवाइडेड डेल टी या टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब लेटेंट हीट कितना है आपका, 2560 डिवाइडेड 373। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा एस की वैल्यू आएगी 6.86 किलो जूल पर केजी केल्विन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन, एंट्रोपी का चेंज किस पे डिपेंड करेगा, अभी आपको हम बताया था, चेंज ऑफ हीट। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ, एंट्रोपी क्या मेजर करती है, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस या हायर डिग्री रैंडमनेस। आंसर क्या हो जाएगा, 7th का सी। The value of entropy at 0 degree Celsius is taken as 0। A process occurs spontaneously if its entropy increases, decreases, remains the same, becomes 0। क्या होगा इसका आंसर, A process occurs spontaneously if its entropy increases। आंसर क्या होगा इसका, ए। Which of the following process इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस यहाँ पे इरिवर्सिबल होगा, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, थ्रोटलिंग, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, थ्रोटलिंग। देखो थ्रोटलिंग ये क्या है, हमारा हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये हमारा हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। थ्रोटलिंग हुआ या फ्री एक्सपेंशन हुआ, ये हमारे क्या है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अब थ्रोटलिंग में क्या होता है, एंथैल्पी हमारा क्या होता है, H1 बराबर H2, यानी कि एंथैल्पी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एंट्रोपी चेंजेस एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, फिर वही क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर पे डिपेंड करेगा। The property of a working substance which increases or decreases according to the heat supplied or removed in a reversible manner is called enthalpy, entropy, reversibility, none of these। देखो एंट्रोपी क्या है, हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू ओवर टी। अभी हमने बताया था कि अगर हम हीट को बढ़ाएंगे, जो हमारा एंट्रोपी किस पे डिपेंड कर रहा है, हीट पे डिपेंड कर रहा है,
तो अगर हम हीट को बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम हीट को डिक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी की भी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 12th का बी। आइसेंट्रोपिक फ्लो इज, आइसेंट्रोपिक फ्लो क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो, फ्रिक्शनलेस फ्लूइड फ्लो, नन ऑफ दीज। जो हमारा आइसेंट्रोपिक फ्लो होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, एडियाबैटिक फ्लो, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो होता है। आइसेंट्रोपिक मतलब क्या है कि चेंज इन एंट्रोपी क्या हो, जीरो हो। जब ये एस चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा तो S1 बराबर S2 होगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यानी कि जिसकी एंट्रोपी क्या हो, सेम हो, या आइसेंट्रोपिक फ्लो बोल रहे हैं यहाँ पे, जिसकी एंट्रोपी सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक। इन ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस, सभी रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स सेम, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा इसका, सी, रिमेन्स सेम। व्हेन ए प्रोसेस अंडरगोज ए कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल, कह रहा है कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल पे जा रहा है, देन द चेंज इन एंट्रोपी विल बी। देखो कोई भी प्रोसेस अगर वो कंप्लीट साइकिल पे है तो उसमें क्या है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, जीरो होगा। आंसर क्या होगा इसका, 15th का सी। When two gases suddenly mix up with each other, then resultant entropy of the system will। दो गैसेस हैं, इन दोनों को हमने क्या किया, सडनली मिक्स कर दिया। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, रैंडमनेस इंक्रीज कर जाएगा, उसका डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो उससे क्या होगी, उसकी जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। While working temperature between 150 Kelvin and 300 Kelvin, the entropy change experienced by the Carnot engine during heat addition। एंट्रोपी कहाँ का दिया है, हीट एडिशन का दिया है, कितना है, 1 किलो जूल पर केल्विन। द वर्क प्रोड्यूस्ड किलो जूल बाई द इंजन इज। देखो अब यहाँ पे हमें तो सबसे पहले क्या निकालना है, पहले यहाँ पे Q1 निकाले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी दिया है एडिशन का, डेल्टा S कहाँ का दिया है, एडिशन का। कोई इंजन है, ये इंजन है हमारा, इसके टेम्परेचर लिमिट्स क्या है, T1 T2, यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, W वर्क मिल रहा है। T1 की वैल्यू क्या होगी, 300 केल्विन, T2 की वैल्यू क्या है, 150 केल्विन। अब देखो डेल्टा एस एडिशन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, Q1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, Q2 होगा। तो एडिशन क्या होगा, डेल्टा एस एडिशन का क्या होगा, Q1 अपान डेल्टा टी, या Q1 अपान टी। एडिशन पे क्या हो जाएगा, Q1 अपान टी। इसको हम ऐसे लिखें, अगर S एंट्रोपी एट एडिशन क्या होगा, Q ओवर टी, Q1 अपान T1। अब यहाँ पे एडिशन का एंट्रोपी कितना दिया है, 1 किलो जूल। Q1 हमें नहीं पता है, T1 तो पता है, T1 300 है। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या आ गई, 300 केल्विन। बट अब पूछा क्या है, वर्क प्रोड्यूस्ड, वर्क पूछा है, वर्क को हम कैसे निकालेंगे, जब यहाँ पे हमें टेम्परेचर लिमिट दिया है, इसकी इफिशियंसी, एक्चुअल इफिशियंसी और रिवर्सिबल इफिशियंसी दोनों क्या दिखा दें, हम इक्वल दिखा दें। तो यहाँ पे देखो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। तो ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 150 बाई 300, या इफिशियंसी आएगी आपकी 50%। अब ये 50% क्या हो जाएगा, 50%, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 50/100 इज इक्वल टू, इफिशियंसी फार्मूला क्या होता है, W अपान Q इनपुट। अब यहाँ पे Q इनपुट की वैल्यू क्या है, 300 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 50 इंटू 300
डिवाइड 100 इज इक्वल टू W। कैंसिल कर दें तो W की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, W की वैल्यू आ जाएगी आपका 150 किलो जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ए आंसर हो गया, यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंट्रोपी इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट एंट्रोपी से, एंट्रोपी के लिए सही होगा। A minimum entropy is observed when the system is in equilibrium with the surrounding, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। At absolute zero temperature the solid solution have zero नॉन जीरो एंट्रोपी, नहीं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सबस्टेंस इन सॉलिड फेज हैज द लीस्ट एंट्रोपी, सही बात है। देखो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसके में होती है, गैस में, फिर उससे ज्यादा एंट्रोपी किसमें होती है, लिक्विड में, फिर उससे ज्यादा एंट्रोपी किसमें होती है, सॉलिड में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ये क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल और पास पास आ जाते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स और पास पास होते हैं। तो इसमें क्या सबसे ज्यादा रैंडमनेस डिग्री या हायर डिग्री ऑफ रैंडमनेस किसमें होगा, गैस में, आफ्टर दैट लिक्विड में, फिर आप उसके बाद क्या किसमें सबसे कम किसमें होगा, सॉलिड में। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। व्हेन द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीजेज, क्या इंक्रीज हो रहा है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी, किसी भी चीज की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी की रैंडमनेस बढ़ जा रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, किसी का डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी क्या एंट्रोपी क्या होगी, अगर ये इंक्रीज कर रहा है उसकी एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। Which equation best represent the net energy entropy change for an irreversible process? Irreversible process के लिए entropy change क्या होगा, greater than zero। आंसर क्या हो जाएगा, डी। The entropy change of the system and the surrounding during a process between two equilibrium state is, कह रहा है कि entropy change of the system and the surrounding during a process between two equilibrium state क्या होगा, इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारा क्या बनता है, यूनिवर्स। यहाँ पे किसका पूछ रहा है, एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, क्या होगा, सराउंडिंग का एंट्रोपी जो होगा हमारा। अब ये और हमें पता है कि जो यूनिवर्स है इसकी एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी कि यूनिवर्स का जो रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस है, ऑलवेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसकी यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, हमेशा क्या है, एंट्रोपी बढ़ ही रही है इस यूनिवर्स की। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन किसमें है, डी में। Which equation clearly defines the entropy change during the isothermal process for a system with m kg of gas at pressure P1, volume V1, temperature T1, and the entropy S1 is heated to the temperature T2, state point of pressure P2, volume V2, and temperature T2. The entropy S2 is the entropy S2। तो पूछ रहा है कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा। यहाँ पे एक सेकेंड, कुछ कंडीशन देनी चाहिए। हाँ, कंडीशन क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पे टर्म इज हीटेड टू टेम्परेचर क्या होगा, ये आपका टेम्परेचर T1 ही होगा, क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब हमें पता है कि डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, एन सी वी एल एन। यहाँ पे देखो आंसर जो है हमारा
किसके टर्म में दिया है, टेम्परेचर के टर्म में है और वॉल्यूम के टर्म में है। ये तो कोई आप ऐसे किसी ऑप्शन में आएगा नहीं, इन्हीं में हमें चेक करना है। अब देखो हमें पता है कि डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, एम सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन, यहाँ भी मास होगा एम आर एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक, तो ये किस में आएगा, आइसोथर्मल है तो ये टर्म क्या होगा, जीरो होगा। तो जो एंट्रोपी चेंज होगा वो किसके टर्म में होगा, वॉल्यूम के टर्म में होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। वाटर फ्लोज थ्रू ए टर्बाइन इन विच ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज ए टेम्परेचर राइज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। इट if if there is no heat transfer takes place during the process, what is the change in entropy of the water? entropy of water क्या होगा अगर कोई हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस नहीं हो रहा है बट टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। कहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। तो कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, ये 308 केल्विन 303 केल्विन। यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर हम क्या है, कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हीट ट्रांसफर ठीक है थ्रू टर्बाइन। ओके, अब वाटर है, वाटर के लिए हमारा क्या होता है, सी की वैल्यू या सी पी सी वी की वैल्यू सारी क्या होती है, बराबर होती है। क्या होता है 4.2। अब यहाँ पे हम एंट्रोपी निकाल लेते हैं, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, सी पी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस आर एल एन पी टू बाई पी वन। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, यहाँ पे हमने एज्यूम किया प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 4.2 एल एन 308 बाई 303, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये वैल्यू हमारी आएगी 0.068 किलो जूल पर केजी केल्विन, जो कि इन सब ऑप्शन में से किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ये इन ए सराउंडिंग द अमाउंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ ए अंडरगॉन बाय ए सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय, जो सराउंडिंग का इरिवर्सिबिलिटी होती है उसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय द बाय एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स में एंट्रोपी कितना इंक्रीज हुई उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सराउंडिंग का हमारी इरिवर्सिबिलिटी यानी कि एंट्रोपी का पता चलता है। The entropy always increases for an isolated system when the equilibrium is reached it is। देखो किसी भी एंट्रोपी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है वो जब इक्विलिब्रियम पे रीच होती है तो वहाँ पे एंट्रोपी क्या होती है, उसकी मैक्सिमम होती है। आंसर क्या हो जाएगा 25 का है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिग्रीज इन एंट्रोपी। देखो क्या दिया है, सॉलिड लिक्विड गैस। अभी हमने आपको बताया था कि गैस की सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है, फिर आफ्टर दैट गैस क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड के बाद सॉलिड फेज होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, यानी कि गैसियस फेज के पास सबसे ज्यादा एंट्रोपी, आफ्टर दैट लिक्विड फेज, आफ्टर दैट सॉलिड फेज। A closed system contains saturated liquid ammonia at 10 degree Celsius. The mass of ammonia is 5 kg. अमोनिया का मास कितना दिया है 5 kg. The amount of heat that is required to convert all the saturated liquid to vapor at the constant pressure is 16.2 मेगाजूल। यानी यहाँ पे क्या दिया है, लेटेंट हीट दिया है। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड से वेपर हो रहा है। कितना दिया है 16.2। अब उसके बाद कह रहा है इफ द एंट्रोपी ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड इज, ये सैचुरेटेड लिक्विड यानी कि SF की वैल्यू कितना दिया है 0.88 किलो जूल पर केजी केल्विन। व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफर। बिना हीट ट्रांसफर का एंट्रोपी किसका पूछ रहा है,
इस जो प्रोसेस हमारा लिक्विड से वेपर में हुआ इसके लिए। अब देखो जैसे ये हमारा जो डोम है, ये जो हमारा डोम बनता है, इसमें क्या रहा है, यहाँ पे था, अब इसको हीट करके यहाँ क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। तो अब ये यहाँ क्या एंट्रोपी पूछ रहा है, ये एंट्रोपी पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट होता है। तो यहाँ की एंट्रोपी हम एस एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ की एस जी से। एस जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एफ प्लस, अब यहाँ पे इसकी वजह से जो फेज चेंज हुआ, इसकी वजह से एंट्रोपी में इंक्रीमेंट क्या होगा, लेटेंट हीट डिवाइडेड मास इनटू टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये किस में दिया है, पर केजी में दिया है। अब यहाँ पे सभी वैल्यू रख देते हैं। एस एफ की वैल्यू क्या है, 0.88 प्लस लेटेंट हीट कितना है, 16.2 इंटू 10⁻³ क्यों, ये मेगा जूल में दिया था, इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, किलो जूल में। डिवाइडेड मास की वैल्यू कितना है, 5 kg। टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 283 केल्विन। 283 केल्विन। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, जो एस जी है, एस जी यानी कि वेपर, सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर का जो हमारा एंट्रोपी आएगा वो आएगा 12.32 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। 1 kg of air goes through an irreversible process between two equilibrium state 30 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 मीटर क्यूब से स्टेट 2 में जाता है 30 डिग्री सेल्सियस 0.8 मीटर क्यूब। व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी, देखो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, V1 इक्वल टू 1.2 मीटर क्यूब, V2 इक्वल टू क्या है, 0.8 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे एंट्रोपी पूछा है, जब हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए एंट्रोपी इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, एम की वैल्यू तो दिया नहीं है, ठीक है, आर एल एन क्या होगा, V2 बाई V1। अब यहाँ वैल्यू रख दो 287 एल एन, V2 की वैल्यू क्या है 0.8 डिवाइडेड 1.2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी -116.36 किलो जूल पर, सॉरी ये आएगा जूल में, जूल पर केजी केल्विन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बस यहाँ पे हमें ये एंट्रोपी का फॉर्मूला याद रखना है कि एम सी बी एल एन T2 बाई T1 प्लस आर एल एन एम आर एल एन V2 ओवर V1। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यही टर्म में बचेगा, तो सारी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एंट्रोपी, एंट्रोपी के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंट्रोपी चेंजेज of the system is the degree of increase or decrease of its randomness, yes ये सही है। entropy of solid state is the least, ये भी सही है। entropy of universe is decreasing, no this is impossible। जो हमारा entropy of universe है ये always क्या होता है, greater than or equal to 0, ये entropy of universe always increasing। entropy is a substance with a high degree of randomness is higher, yes। Which equation best represents the entropy S of a system with two parts with entropy x and y respectively। देखो दो सिस्टम की एंट्रोपी x एंड y है, जब इनको ऐड कर दिया जाएगा तो x प्लस वाई जो इस एंट्रोपी होगी वो क्या होगा, इन दोनों के सम से ज्यादा होगा। आंसर क्या हो जाएगा 30 का डी। द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर व्हेन द टू गैसेस आर मिक्सड इज, देखो जब दो गैसेस क्या होती हैं मिलाई जाती हैं, ये एक्स गैस है ये वाई गैस है, इन दोनों को जब मिलाया जाएगा जो हमारा सिस्टम मिक्सर बनेगा उसकी एंट्रोपी क्या होगी, हायर देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। व्हाट हैपेंस टू एंट्रोपी व्हेन ए क्लोज सिस्टम अंडरगोज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी सिस्टम क्या कहाँ जा रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जा रहा है, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो सकती है,
उसकी एंट्रोपी डिपेंड करेगी उसके हीट ट्रांसफर पे, उसके हीट ट्रांसफर पे डिपेंड करेगी। तो उसका हीट अगर हम पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगी, नेगेटिव है डिक्रीज करेगी, वो इस पे डिपेंड होगा आपका। वो मे बी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। वो हीट ट्रांसफर ही डिसाइड करेगा इसकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। When a system undergoes a process such that dq over t is equal to 0 and delta s is equal to 0, the process is, तो ये जीरो है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे dq की वैल्यू जीरो है, यानी कि प्रोसेस हमारा क्या है, एडियाबैटिक है। प्रोसेस हमारा कैसा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। बट दूसरा कंडीशन क्या है, उसका एंट्रोपी जो है ग्रेटर देन जीरो है। प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर तो जीरो है, बट एंट्रोपी क्या है उसका, ग्रेटर देन जीरो है। जब एंट्रोपी हमारा ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो हमारा कौन सा प्रोसेस यहाँ पे होगा, द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 33 का ए। चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज गिवन बाय, आपको क्या बताया, एमसीपी ln log T2 by T1। देयर इज एन एंट्रोपी चेंज 0.08 kg Kelvin for flowing water through a turbine in which, due to friction, there is a temperature rise from T degree Celsius to 40 degree Celsius. If there is no heat transfer taking place during the process, then what will be the value of T? देखो यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है, वाटर है जो कि फ्लो कर रहा है, उसका एंट्रोपी चेंज कितना दिया हुआ है, डेल्टा एस इक्वल टू क्या है 0.08 किलो जूल पर केल्विन दिया है। टेम्परेचर राइज T1 की वैल्यू क्या है, T दिया है, T2 की वैल्यू क्या है 40 डिग्री सेल्सियस दिया है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T, T की वैल्यू पूछा है। तो हमें पता है एंट्रोपी के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, जब हीट ट्रांसफर क्या होता है, नो हीट ट्रांसफर है, तो यहाँ पे हम एंट्रोपी के लिए क्या लेंगे, डेल्टा एस सी पी ln T2 बाई T1। डेल्टा एस की वैल्यू कितना है 0.08, सी पी की वैल्यू रखेंगे वाटर के लिए 4.2 ln T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 273, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 313 केल्विन, ये हो जाएगा 313 केल्विन डिवाइडेड टी। जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी हमारा 301 केल्विन। ये देखिएगा ये 301 है या 307 केल्विन है, इन दो में से एक वैल्यू आएगी, आप इसे चेक कर लीजिएगा कैलकुलेट करके। आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। ये आंसर किसमें आएगा, केल्विन में आएगा। ठीक, which of the following equation is true for the entropy generation delta S for an irreversible process? ठीक है, कह रहा है कि क्या होगा, देखो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें एंट्रोपी का जनरेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू किसके, इरिवर्सिबल प्रोसेस के। इरिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी जो है जनरेशन ज्यादा होगा कंपेयर टू किसके, इरिवर्सिबल प्रोसेस के। तो यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन है इसका, 36 का बी। इफ द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डिक्रीजेज, ये क्या कह दिया, इफ द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स डिक्रीजेज, यानी कि एंट्रोपी वो भी किसकी, यूनिवर्स की डिक्रीज कर रही है। डिक्रीजेज व्हाट दिस डिपिशिएट्स अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोसेस, क्या ऐसा पॉसिबल है। हमने आपको बताया था कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है डेल्टा एस यूनिवर्स ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, एंट्रोपी हमेशा क्या है यूनिवर्स की इंक्रीज कर रही है। तो क्या यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी डिक्रीज कर सकती है, नहीं, ये क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, विच इक्वेशन क्लियरली डिफाइंस द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस।
जब प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, उसके ये एंट्रोपी चेंज क्या होगा, mCp T2 by T1. The property of a working system which changes as the heat is supplied to the working fluid in a reversible manner is known as entropy. अगर हम हीट सप्लाई या इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो एंट्रोपी क्या है, प्रॉपर्टी है, वो क्या होगा, चेंज होगा. एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन हीट ट्रांसफर. Which of the following equation is true for entropy generation? Entropy of universe is equal to system plus surrounding, या entropy of surrounding is equal to system plus universe. कौन सा ऑप्शन होगा इसका? यहाँ पे दो ऑप्शन एक ही जैसे लग रहे हैं हमें. एक डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग होगा, ये तो आंसर होगा. फिर क्या डेल्टा एस, ये होगा, ये नहीं रहेगा. डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू, ये भी नहीं, ये इनकरेक्ट है. डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू यूनिवर्स प्लस सराउंडिंग, ये भी इनकरेक्ट है. डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये दोनों ऑप्शन क्या है, एक ही सेम ऑप्शन है. दोनों ऑप्शन क्या है, सेम है. तो यहाँ पे क्या होगा, या इसे लो या इसे आंसर लो, दोनों आंसर क्या है, सेम है. तो थैंक यू फॉर वाचिंग इंजीनियरिंग विथ रजनीश. लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं. अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसके लिए भी तो आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वाचिंग. थैंक यू सो मच.